वहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट डे क्लास हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिस्ट्री का आज ट्यूसडे को, वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1911 में एक साइंटिस्ट था लॉर्ड रदरफोर्ड, उसने, तो उसके नाम से हमें से रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। इसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट उसे क्लासिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, बिकॉज इसने क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये मॉडल डिज़ाइन किया था। इसने एक गोल्ड फॉइल लिया जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी और उसके ऊपर इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थ्रू अ जो है जिनको उसने प्रोड्यूस करवाया फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव मेटल, रेडियम या पोलोनियम एज अ रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ करते हुए आपस से। इसको उसने रेडियो एक्टिव मेटल, रेडियम या पोलोनियम को एक लेड प्लेट के अंदर रखा, उसमें एक पिन होल किया और उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स को मिट करवा के गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाया। और गोल्ड फॉइल से आगे उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन रखी हुई थी जिसको उसने कोट किया हुआ था जिंक सल्फाइड के साथ एज अ डिटेक्टर आपके पास जो है। तो इसमें देखिए उसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखिए आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो बम्बार्ड करवा रहे हैं। ये गोल्ड फॉइल है जिसकी थिकनेस जो है आपके पास 0.04 सेंटीमीटर है। और इसमें देखिए ये जो आपके अल्फा पार्टिकल्स की रेज हैं, बीम्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द बीम्स जो हैं ये अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही हैं, आगे जा रही हैं आपके पास जो है, जबकि कुछ जो हैं वो एक स्लाइटली एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रही हैं आपस जो है, और बाकी की जो है लार्जली डिफ्लेक्ट हो रही हैं अल्फा जो है वो लार्जली डिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो रही हैं आपके पास इसके अंदर जो है वो बाकी की जो है वो। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट से, इसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्वेशंस निकाली कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेस है, और जहाँ पे टोटल डिफ्लेक्शन हो रही है, बाउंस बैक हो रही है अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी मौजूद है, टाइनी स्मॉल रिजिड बॉडी मौजूद है जिससे ये टकरा के रेस के कर रही हैं, वापस जा रही हैं आपके पास इसके अंदर जो है। क्योंकि कहते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड, ये शो कर रहे हैं कि ज़्यादातर एरिया जो एटम का है वो एम्प्टी है। डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, शोड दैट कि सम मैसिव ऑब्जेक्ट, कोई हैवी ऑब्जेक्ट मौजूद है, प्रेजेंट है सेंटर ऑफ द एटम के अंदर, और उस हैवी ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया न्यूक्लियस का आपस जो है। ऑल द पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स के सिवाय बाकी सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और उन सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। एक्स्ट्रा जो आपके इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स कहते हैं, ये न्यूक्लियस के गेट सर्कुलर पाथ्स के अंदर जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं, स्टेशनरी नहीं होते। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ होना, लेकिन ये रुके नहीं होते, आउटसाइड द न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और कंटिन्यूली मूव कर रहे होते हैं। और एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए एक एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है आपके पास इसके अंदर जो है वो। जबकि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया था बाद में, बिकॉज उसमें कुछ फ्लॉज थे। डिफेक्ट्स क्या है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के? पहला डिफेक्ट ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी पे बेस करता था, और लॉ ऑफ मोशन हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टू द न्यूट्रल पार्टिकल्स के ऊपर, लाइक आपके पास जो प्लैनेट्स वगैरह के ऊपर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक प्लैनेट्स के ऊपर, लेकिन ये हम इसे चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के ऊपर हम इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर सेकेंडली उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे कंटिन्यूली, और जितना उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा उतनी उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। सो रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस आपस में। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा तो एटम स्ट्रक्चर जो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था दैट इज नॉट पॉसिबल, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, फिर कोलैप्स आपके पास जो। और अगर एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो इट मीन्स मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। और आपको पता है इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मटीरियलिस्टिक हैं, मटीरियल चीज़ें हैं, तो मैटर तो एग्जिस्ट करता है, इसलिए रदरफोर्ड का ये एटॉमिक मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया था आपस में। सेकेंडली थर्ड डिफेक्ट जो है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंटिन्यूली रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व करते हुए वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। सो अगर आप रिलीज्ड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम बनाएं, मतलब इसके एक विजुअल डिस्प्ले बनाएं, तो वो कंटिन्यूली एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एटम का जो स्पेक्ट्रम है दैट शुड बी कंटिन्यूस, लेकिन एक्चुअली में जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया जाता है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो डिसकंटिन्यूस आता है। देखो कहते हैं द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूली रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस रेडिएटिंग एनर्जी बट इट्स स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ द कंटिन्यूस इज लाइन स्पेक्ट्रम, इसका लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनकी वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया था, और रदरफोर्ड के बाद फिर आगे आती है मॉडर्न मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं। रदरफोर्ड ने असल में क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। क्लासिकल मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटी वगैरह यूज़ होते हैं, जो कि हैवी पार्टिकल्स या न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक प्लैनेट्स वगैरह के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। वो चार्ज पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। थैंक यू।